प्रिय छात्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैंने जैसे आपको अवगत कराया था कि मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी साइंस, पूरी साइंस आपको पढ़ाऊंगा विधिवत तौर से, और साथ ही मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। यानी इस प्रकार से मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ कि आपको कहीं किसी भी YouTube या किसी अध्यापक या गाइड या इत्यादि की आवश्यकता न पड़े। तो इसी क्रम में मैंने आज कोशिश ये की है कि कम समय में और आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएं और आपको समझ में भी आ जाए। इसलिए मैंने, आप देख पा रहे हैं, मैंने बोर्ड पर पहले से इसको लिख रखा है, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो और समय की भी बचत हो सके। तो देखिए, मैं आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा। और हमारे चैनल पे आपको विधिवत तौर से फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि के नोट्स आपको मिलेंगे। मतलब इस हिसाब से हम आपको पहले लिखवाएंगे, जिससे आपके समय की भी बचत हो सके। तो आइए, हमारा लेसन नंबर फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो जैसा कि यहाँ लिखा है प्रकाश का विवर्तन। अब विवर्तन क्या होता है? देखिए, जैसे प्रकाश जब होता है, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो उसके माध्यम में अगर कोई जब पारदर्शक वस्तु पड़ जाती है तो प्रकाश किनारों पर मुड़ जाता है। जिस प्रकार से अगर इस प्रकार से कोई शैडो बन रही है तो जितना हाथ है उतनी बड़ी शैडो नहीं बनी, बड़ा शैडो थोड़ी छोटी बनेगी, परछाई थोड़ी छोटी बनेगी। इसका मतलब प्रकाश किनारों पर मुड़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यहाँ हमने लिखा है, जब प्रकाश के मार्ग में कोई छोटी अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश किनारों पर मुड़ जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा। अगली हेडिंग है हमारी प्रकाश का परावर्तन। आपने देखा होगा, जब प्रकाश किसी माध्यम पे पड़ता है और वो वस्तु चिकनी है, यानी अपारदर्शी, मतलब अपारदर्शी है, कोई चीज प्रकाश पार नहीं जा रहा है। अगर प्रकाश पार चला जाएगा तो फिर वहां परावर्तन नहीं होगा। तो अगर कोई वस्तु, कोई चिकना तल है और अपारदर्शी है, तो जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तब उसी माध्यम में वापस लौट आ जाता है। जैसे अपन कांच है, या कांच में जैसे अपन किसी अगर दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में क्या होता है, प्रकाश टकराता है और वापस लौट आता है, क्योंकि एक तरफ उसकी तरफ रेड फास्फोरस की पॉलिश होती है। तो प्रकाश परावर्तन के लिए आवश्यक है कि प्रकाश जो है वो अपारदर्शी माध्यम से टकराए और चिकना तल। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन है, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए, जैसे हमने आपके सामने ये चित्र बनाया है, ये एक तरफ पॉलिश है और एक तरफ एक चिकना तल ऊपर की तरह। ये प्रकाश आ रहा है, जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो परावर्तित तल से वापस जाती है टकरा के उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और जहां ऐसा होता है उस बिंदु पर एक लंब खींचा जाए उसे हम अविलंब कहते हैं। ठीक है बेटा। तो इस पृष्ठ का नाम है परावर्तक पृष्ठ, आने वाली किरण का नाम है आपतित किरण, और जो किरण टकरा कर वापस लौट रही है उसका नाम है परावर्तित किरण, और उस बिंदु पर लंब खींचा जाए उसे हम कहते हैं अविलंब। और इस बिंदु का नाम है, जहां प्रकाश आ रहा है, उसका नाम है आपतन बिंदु। तो देखिए, हमने परावर्तक पृष्ठ की परिभाषा लिखी है कि प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाता है उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और उसके बाद है आपतन कोण। आप देख रहे हैं ये अविलंब है, ये आपतित किरण, इनके बीच जो कोण बन रहा है इस कोण का नाम होता है आपतन कोण। तो यहाँ हमने लिखा है आपतित किरण व अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण, जब अविलंब और परावर्तित किरण के जो बीच कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, परावर्तन कोण। इसके बाद आइए, आपको अधिकतर पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के बेटा दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित कण, परावर्तित कण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देख पा रहे हैं ये तीनों एक ही तरफ। ठीक है बेटा। अगला है आपतन कोण का मान
परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। जैसे ये वाला कोण होता है इस वाले कोण के बराबर होता है। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूँ उसके बाद आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब समझते हैं आप लोग, जैसे इमेज इंग्लिश में कहा जाता है इमेज, तस्वीर। जैसे हम लोग जब किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो उसमें तस्वीर प्राप्त होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बेटा, प्रतिबिंब कहते किसे हैं पहले ये देखिए। हमने लिखा है जब प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती। मिलती हैं इसका मतलब है कि निश्चित मिलती हैं, यहाँ आभास होता है, मिलती नहीं आभास होता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। बेटा ये दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किसी वस्तु से चलकर प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, ऐसा नहीं प्रतीत होता, वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का जो प्रतिबिंब होता है उसको बेटा वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, या कहते हैं। अब आया आपका आभासी प्रतिबिंब। यदि किसी वस्तु से चलकर प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, मिलती नहीं है, ऐसा आभास हो रहा है कि मिल रही है, तो अगर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बेटा इनको बड़ा ध्यान से मैंने बड़ा कोशिश की है, इनको आप नोट्स बना लिए। दिन प्रतिदिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि पर डे आपको नोट्स में इस प्रकार से प्रोवाइड कराता रहूँ एक सिंपल भाषा में, और एक घर बैठे आप कापी बना लीजिएगा और आपको कहीं मैं कोशिश करूंगा कि कहीं ट्यूशन की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। देखिए अंतर क्या होते हैं, अधिकतर अंतर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अंतर बताओ। तो एक तरफ हमने लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ लिखा हमने आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक बेटा जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है सदैव उल्टा बनेगा, सदैव उल्टा बनेगा, जबकि अगर प्रतिबिंब आभासी है तो वो सदैव सीधा बनता है। और अब दूसरा नंबर बेटा, इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगर आभासी है बेटा तो बनता तो है लेकिन उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा है ये दर्पण के सदैव सामने बनता है, ये दर्पण के सदैव सामने बनता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे कोई मान लीजिए दर्पण है इस प्रकार से, अब ये वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु आई तो प्रतिबिंब उसका यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, वो अलग चीज़ है कहाँ बनेगा, लेकिन वो बनेगा। तो मैंने क्या बताया, पहले उल्टा बनता है क्योंकि नीचे की तरफ बनना उल्टा हो गया। सीधा मतलब ऐसे करके बने तो सीधा कहते हैं। इसे पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। ये दर्पण के सामने बनता है, यानी यहाँ पर बनता है। ये दर्पण है, इधर पॉलिश है, इधर बनना है, तो ये दर्पण के सामने बनना है। ये दर्पण के पीछे बनता है, मतलब ये यहाँ इस प्रकार से बनेगा, ये सीधा है और दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा बेटा है कि ये अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो सदैव अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अवतल दर्पण आप समझते हैं, मैं आपको कल अवतल दर्पण जब पढ़ाऊंगा तो आपको वो दर्पण भी क्लियर हो जाएगा। तो बेटा इसको अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगर प्रतिबिंब आभासी है तो अवतल दर्पण से नहीं मिलता है, वो आपको या तो उत्तल दर्पण से मिलता है या फिर, क्योंकि होता क्या है, अगर कोई दर्पण इस प्रकार से होता है, पॉलिश इधर होती है और इधर करके जैसे ऐसे कोई वस्तु रखी है, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। समतल अगर कोई प्लेट है इस प्रकार से सीधी और इधर ये इसका प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो ऐसे दर्पण को हम कहते हैं समतल दर्पण। तो फिर ध्यान दीजिए आप, इसे केवल अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और इसे उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण दोनों ही दर्पणों के द्वारा प्राप्त कर सकते। दूसरी नोट ले लें और अपने नोट्स बना लें। ठीक है बेटा।